Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3 dynamics, topics mass and weight and Newton's third law of motion. Students first we are going to discuss about mass and weight. अगर हम जनरली बात करें तो mass and weight को सेम क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है. अगर हम साइंस या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें then mass and weight are two different quantities. First we will discuss the points of mass and then we will discuss about weight. Mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. किसी भी बॉडी का mass basically quantity of matter है कि इस बॉडी में कितना मैटर है. मैटर की क्वांटिटी उस बॉडी का mass है. इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस. प्लेस के चेंज होने से mass चेंज नहीं होता. किसी भी लोकेशन पे जाएं, किसी भी प्लेस पे जाएं, mass सेम रहेगा, यानी कि मैटर की क्वांटिटी वही रहेगी. इसी तरह से अगर हम एज अ क्वांटिटी डिस्कस करें तो mass इज अ स्केलर क्वांटिटी. mass को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड. वेट के पॉइंट्स देख लेते हैं. वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट. किसी भी बॉडी का वेट बेसिकली उस फोर्स के इक्वल है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. स्टूडेंट्स हम सब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानते हैं. तो बेसिकली वेट उस फोर्स के इक्वल है जिस फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी बॉडी को. इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी हमने डिस्कस किया है किसी भी बॉडी का वेट बेसिकली उस फोर्स के इक्वल है जिस फोर्स के साथ अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेसिकली डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है विद द चेंज ऑफ प्लेस. अब जाहिर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है. अगर जी की वैल्यू चेंज होगी विद द चेंज ऑफ प्लेस तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगी. इट मीन्स बॉडी का वेट भी चेंज होगा. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी का वेट चेंज होता है विद चेंज ऑफ प्लेस. नेक्स्ट अगर एज अ क्वांटिटी बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया है वेट इज अ फोर्स. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट मींस वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मींस वेट को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. अगर हम मैस का फॉर्मूला डिस्कस करें तो मैस का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन. m मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, f फोर्स को एंड a एक्सेलरेशन को. ये हमने न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिड्यूस किया है. m इज इक्वल टू एफ ओवर a. इसी तरह से अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो मैस का एसआई यूनिट है किलोग्राम यानी कि केजी. और अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो मैस इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस. यानी कि मैस को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस यूज करते हैं. और आप देख सकते हैं ये बीम बैलेंस है और इस बीम बैलेंस में 2 पैन्स हैं. एक पैन में हम स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं और एक पैन में अननोन मैस रखते हैं. और इस बैलेंस की हेल्प से ये जब बीम बैलेंस हो जाता है तो हम फाइंड करते हैं कि अननोन मैस कितना है. तो मैस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बीम बैलेंस और इसमें हम मेथड यूज करते हैं कंपैरिजन का. यानी कि एक पैन में नॉन मैस रखते हैं और एक पैन में अननोन रखते हैं, फिर बैलेंस करने के बाद हम इवेलुएट करते हैं मैस को. नेक्स्ट अगर वेट को डिस्कस करें तो वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अभी हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन changes with the change of place. It means weight भी change होगा with the change of place. तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है. इसी तरह से अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो लास्ट टॉपिक में हमने अभी डिस्कस किया है लास्ट पॉइंट में, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन. इस तरह से अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह का होता है और हम सिंपली क्या करते हैं, स्प्रिंग से वो बॉडी अटैच कर देते हैं जिसका वेट मेजर करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग ले लेते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ बेसिकली एक्शन रिएक्शन से डील करता है. यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में बॉडी का रिएक्शन क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन चीजों से डील करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ए exerts a force on an other body B. हम एग्जाम्पल लेते हैं, टू बॉडीज हैं ए एंड बी
और एक बॉडी ए जो है वो फोर्स एक्सर्ट करिए दूसरी बॉडी बी पे, तो उसके केस में क्या होगा, फिर बॉडी बी रिएक्ट करेगी उस फोर्स के खिलाफ जो फोर्स ए ने बी पे एक्सर्ट की है, एंड बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए, यानी कि पहले ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट की है, ये एक्शन है, और रिजल्ट में क्या होगा, बी का रिएक्शन होगा, यानी बी भी कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पे। इस केस में हमारे पास ए का बी पे एक्शन है और बी का ए पे रिएक्शन है। The force exerted by body A on B is the action, whereas the force exerted by body B on A is called the reaction force. नेक्स्ट अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देखें तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। इसको फर्दर एग्जांपल्स से डिटेल से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, और एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अभी हमने डिस्कस किया है बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट करी है, तो उसके रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स एक्सर्ट करी है। तो ये दोनों फोर्सेस बेसिकली मैग्नीट्यूड में तो सेम है, यानी इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन है ऑपोजिट। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये अभी हमने डिस्कस किया है एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, यानी कि अगर ए बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो ये है एक्शन, ये किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, और बी वापसी में क्या कर रहा है, ए पे एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो अब रिएक्शन किस पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो जाहिर है ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे हैं। इसके अलावा इसके फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल जस्ट लाइक दिस। बुक टेबल पे है और बुक रेस्ट में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है एक्शन, और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये टेबल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस टेबल की तरफ से हो रहा है रिएक्शन, और रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने देखा बुक का एक्शन है और टेबल का रिएक्शन है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और बुक रेस्ट में है। बुक कर रही है एक्शन और टेबल कर रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई कि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एयरफिल्ड बैलून की। अगर हम एयरफिल्ड बैलून लें और इसे छोड़ दें तो फिर क्या होगा, उसमें से एयर बाहर आएगी, और एयर आएगी बाहर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, बैलून मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एयर बाहर आ रही है तो ये हो रहा है एक्शन, और इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉल फॉरवर्ड, जो हमारे पास बैलून है ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। तो एक्शन है एयर का बाहर आना, और रिएक्शन क्या है, बैलून का फॉरवर्ड मूव करना। तो यहाँ पे ये है द रिएक्शन ऑफ द एयर विच एस्केप्स आउट फ्रॉम द बैलून एक्ट्स ऑन द बॉल। अब एयर निकली है तो एयर की वजह से हो रहा है एक्शन, और बैलून आगे मूव कर रहा है, बैलून की वजह से हो रहा है रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रॉकेट की एग्जांपल। अ रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रॉकेट में क्या होता है कि हाई वेलोसिटी से गैसेस निकलती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन की वजह से क्या होता है, रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट हम कोई क्विज डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई क्विज है, हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। कितनी फोर्स चाहिए होगी कि एक बुक को फॉल होने से बचाएं, यानी बुक ना गिरे उसको बचाने के लिए हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जाहिर है ये फोर्स किसकी इक्वल होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। सो वी नीड अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। नेक्स्ट है विच इज एक्शन। अब इस केस में एक्शन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेट ऑफ द बुक एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज एक्शन। बुक का वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो बेसिकली एक्शन है, और अभी हमने डिस्कस भी किया है। इज देयर एनी रिएक्शन, इफ यस देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे भी कोई रिएक्शन है इस केस में जो हमने बुक की एग्जांपल डिस्कस की है, अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। हमने अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। सो yes, our hand exerts a force on the book in upward direction, this is reaction of our hand। तो इस केस में क्या है, हम बुक को गिरने से बचा रहे हैं और उसके वेट के इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अब जाहिर है हमारे हाथ से जो फोर्स होगी वो बेसिकली अपर डायरेक्शन में होगी, और ये क्या है, रिएक्शन है हमारे हाथ का, यानी
वेट बुक का डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है वो एक्शन है, और हमने उसे गिरने से बचाने के लिए फोर्स एक्सर्ट की है उसके वेट के इक्वल, और वो हमने एक्सर्ट की है अपर डायरेक्शन में, तो ये है उसका रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.3 पार्ट नंबर 2 और 1 को डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 1 है मास एंड वेट का डिफरेंस, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक्शन और रिएक्शन का डिफरेंस को डिस्कस किया है। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।